नमस्कार फ्रेंड्स, जैविक नियंत्रण सीरीज के भाग 7वां में आपका स्वागत है। इस भाग में जैविक नियंत्रण को कारकों को प्रयोग करने के लिए तथा उनको हैंडल करने के लिए, रखरखाव के लिए ज़रूरी सावधानियां के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जैविक नियंत्रण कारक एक प्रकार के जीव है, जिंदा चीज़ है, लिविंग मटेरियल है। अतः इन जैविक नियंत्रण कारकों को हैंडल करते समय, उनको ब्रीड करते समय, उनको बहुतायत संख्या में वृद्धि करते समय, उनको ट्रांसपोर्ट करते समय, उनको रिलीज़ करते समय हमें बहुत ही सावधानियों की ज़रूरत होती है। हमेशा एक सिद्धांत ध्यान रखा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग चीज़ों को हमेशा जब तक उसकी ज़रूरत ख़त्म ना हो जाए तब तक उनको जीवित अवस्था में ही रखना है। यानी उनको मास प्रोडक्शन के लिए से लेकर के और मास रिलीज तक तथा उसके बाद उनको सुटेबल माइक्रो क्लाइमेट मिलने तक उनको इस तरीके से हैंडल किया जाए कि उनके ऊपर एक्सटर्नल पर्यावरण का कोई प्रभाव ना पड़े और वो हमेशा जीवित अवस्था में रहें। एक बेसिक कंसेप्ट है, लिविंग मटेरियल मस्ट बी लिविंग व्हाइल यूजिंग। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सप्लाई की। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि लिविंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। जब तक लिविंग मटेरियल की सप्लाई आवश्यकता पड़ने पर सुनिश्चित नहीं की जा सकती, उससे वांछित रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सप्लाई के साथ साथ उनकी संख्या, कितनी संख्या उसको चाहिए, वो सुनिश्चित करना ज़रूरी है। जब तक उनकी ज़रूरत हो तो हमें कितना एरिया ट्रीट करना है और उसमें कितने एरिया में के लिए हमें कितनी जैविक नियंत्रण कारकों की संख्या चाहिए, इस बात को भी हमें प्लानिंग बनाते समय ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनको सुनिश्चित उतनी संख्या को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा बहुत जो महत्वपूर्ण कारण है या सावधानी हमें रखना पड़ेगा वो ये है कि जिस फसल पर्यावरण में हमें रिलीज करना है उस पर्यावरण का विस्तृत एनालिसिस करने के बाद उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की कंप्लीट रिलेशनशिप को स्टडी करने के बाद हमें उनका एक रिजल्ट निकालने के बाद उनको रिलीज़ करना चाहिए, जिससे कि रिलीज़ करने के बाद उन पर उनको सूटेबल माइक्रो क्लाइमेट प्राप्त हो सके तथा उनके ऊपर बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के फैक्टर्स का दुष्परिणाम ना प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हमें एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो रिलेशन है रिलीज़ करने के बाद एग्रो इकोसिस्टम से भी संबंधित हो जाएगा। एग्रो इकोसिस्टम से संबंधित होने की वजह से
उनका रिलीज होना, उनके ऊपर कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार से उनको रिलीज करना चाहिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टेम्परेचर, यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो हमें इस प्रकार के जैविक नियंत्रण कारकों के इस प्रकार के स्ट्रेन्स बनाने चाहिए जो विपरीत अवस्था में एग्जिस्ट कर सके। अगली जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की कमर्शलाइजेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक कमर्शलाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट या विकास नहीं होगा, तब तक हम वांछित रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। कितनी संख्या में हमें ज़रूरत है और कब ज़रूरत है, इस चीज़ का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही हम उनको सही संख्या में रिलीज़ कर सकते हैं और इसके बाद उनसे वांछित रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट एट द टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी जितना ज़रूरत है उतने तादाद में उनको मिलना चाहिए। तभी जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं कि हमने बायो कंट्रोल एजेंट से कितना एरिया ट्रीट किया और कितने क्वांटिटी में हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स छोड़े हैं, तो हमें जो उनकी डोज है और जो उनके नंबर ऑफ़ रिलीजेस हैं, इनके हिसाब से एक पर रिलीज़ को हमें कितना एरिया के हिसाब से कितने संख्या में हमें जैविक नियंत्रण कारक चाहिए, इनकी एस्टिमेशन पहले से ही करना पड़ेगा और तभी हम उनसे वांछित रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। अगर इन सावधानियों को नहीं रखेंगे तो हम सही उपयोग या सही लाभ जैविक नियंत्रण कारकों से नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कई बार हमने बताया है कि कुछ जगहों पर कुछ पेस्ट के लिए पर्टिकुलर नेचुरल एनिमीज या बायो कंट्रोल एजेंट्स काम करते हैं और सभी पेस्ट के लिए ये नेचुरल एनिमीज काम नहीं करते। कई बार ये देखा गया कि इन नेचुरल एनिमीज को या बायो कंट्रोल को एजेंट्स को हमें कुछ अन्य विधियों के साथ इंटीग्रेट करके छोड़ना चाहिए या इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उनसे हम वांछित रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये इस तरीके की कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए अगर हम सही तरीके से जैविक नियंत्रण कारकों का उपयोग करना चाहते हैं। धन्यवाद।